गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में अपने पिछली कक्षा में चैप्टर 8 पढ़ना शुरू किए थे। चैप्टर 8 में खुदीराम बोस के बारे में हम रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम पेज नंबर 48 पढ़कर समझ चुके हैं, 47 पढ़कर समझ चुके हैं। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में ही हिंदी 2 के क्लास में ही बताया कि हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हम अब से रिवीजन करना शुरू किए हैं, अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 2 का रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम खुदीराम बोस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम आधा पढ़कर दोहरावा कर समझ चुके हैं। तो आज हम पेज नंबर 48 पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इस पाठ के बारे में आगे हम फिर से जानते हैं। तो 1907 में अंग्रेजी सरकार ने काला कानून पास करके अनेक देशभक्तों तथा क्रांतिकारियों को भीषण सजाएं दी। तो देखेंगे हम पेज नंबर 48। तो हम आगे पढ़ लिए थे खुदीराम बोस के बारे में कि खुदीराम बोस को बचपन से ही पढ़ने का मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने देखा कि स्कूल के समय में जब स्कूल के लिए जाता था तो हर जगह क्रांतिकारी नारेबाजी करते थे, नारे लगाते थे कि अपना देश को आज़ाद कराए, अपना देश में जो हो रही है उसका विरोध कर रहे थे। और सबसे पहले तो बंगाल है हमारा यह बंगाल देश, तो उसे भी 2 भागों में विभाजित करना, यानी कि 2 भागों में बांटना चाह रहे थे अंग्रेज। तो इसके विरोध में नारे लगा रहे थे। तो जब ये स्कूल जाते थे तो यही सब देखते थे, तो उसे भी बचपन से ही देश के लिए, अपने आप को देश के लिए कुछ करने के लिए ठान लिए। इसलिए उसे पढ़ने में मन नहीं था, बल्कि वह भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो 1907 में अंग्रेजी सरकार ने काला कानून पास करके अनेक देशभक्तों तथा क्रांतिकारियों को भीषण सजाएं दी। ये सब सजाएं किंग्सफोर्ड नामक ब्रिटिश जज द्वारा सुनाई गई। तो जो ब्रिटिश जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, तो यह ब्रिटिश जज द्वारा यही सुनाया गया 1907 को कि जो भी देशभक्त हैं, जो भी क्रांतिकारी है, उसको भीषण सजाएं दी जाए। जो बेहद क्रूर तथा अत्याचारी था, या जो ब्रिटिश जज था वो बहुत ही क्रूर था और अत्याचारी था। तो क्रांतिकारियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उसका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि इसलिए ब्रिटिश सरकार जो थे उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर में कर लिए। उधर क्रांतिकारियों ने फोर्ड की हत्या का निश्चय कर लिया, यानी कि जो फोर्ड है उसका हत्या करने के लिए इन्होंने निश्चय कर लिया, जो क्रांतिकारी है। यह कार्य खुदीराम बोस को सौंप दिया गया। बोस ने अपने निकटतम मित्र प्रफुल्ल कुमार के साथ मिलकर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया। 30 अप्रैल सन 1908 की रात 8 बजे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार फोर्ड के बंगले के पास छिपकर बैठ गए। आज उन्हें अपने कार्य को पूरा करने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद बंगले से एक कार निकली जो फोर्ड का कार जैसी थी। जब कार पुलिया के पास आई तो खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन कार में फोर्ड ना था, बल्कि अंग्रेज वकील पी कैंडी अपने पत्नी तथा पुत्री के साथ था। विस्फोट से सभी बुरी तरह जख्मी हो गए। बोस और प्रफुल्ल कुमार चुपचाप वहाँ से निकल गए। तो जो काम था फोर्ड की हत्या करने का, जो निश्चय किया सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर, तो यह काम खुदीराम बोस को सौंप दिया गया था और इन्होंने यह काम अच्छी तरह से करने के लिए सोचा कि ज़रूर यह काम पूरा करेगा। तो उन्होंने जैसे ही क्रांतिकारी
प्रफुल्ल जैसे ही क्रांतिकारी खुदीराम बोस को ये कार्य सौंपे तो उन्होंने अपने जो मित्र था, निकटतम मित्र ने कि उसका जो गहरी दोस्ती था प्रफुल्ल कुमार से, तो उसके साथ मिलकर यह काम प्रारंभ किया। तो 30 अप्रैल सन 1908 की रात 8 बजे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार फोर्ट के बंगले में, यानी कि निश्चय किया उसको मारने के लिए क्रांतिकारी, तो उसके बंगले में इन्होंने ये गए और छिप कर वहाँ बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा कि जब इनकी गाड़ी आएगी तो उस पर बम फेंका जाएगा। तो कुछ देर बाद बंगले से एक कार निकली जो फोर्ड की कार जैसी थी। तो जैसे ही फोर्ड की कार है वैसे ही वह कार थी। तो ये तो फोर्ड के बंगले में छिपे हुए थे, लेकिन जब फोर्ड का कार दिखाई दिया, फोर्ड की कार जैसा दिखाई दिया, तो ये खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया। लेकिन कार फोर्ड का नहीं था। इन्होंने फोर्ड का कार सोचकर उस पर बम फेंका, लेकिन गलती हो गई, और बल्कि अंग्रेज वकील पी कैंडी अपनी पत्नी और पुत्री के साथ में था। तो विस्फोट सभी बुरी तरह जख्मी हो गए। विस्फोट से पूरी तरह से ये सभी जख्मी हो गए थे और बोस और प्रफुल्ल कुमार चुपचाप वहाँ से निकल गए। बम विस्फोट की खबर आग की तरह पूरी शहर में फैल गई। बम विस्फोट करने वालों की तलाश बड़े पैमाने पर की। उधर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चलते चलते बेनी नामक गांव में पहुंच गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका शिकार फोर्ड नहीं कोई और बन गया है। पुलिस ने उन दोनों का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। तो जब विस्फोट हुआ, ये गलती से किसी और दूसरे वकील, अंग्रेजी वकील पर के गाड़ी पर विस्फोट कर दिए और पूरी तरह से जो कैंडी जो थे वकील, जो कैंडी थे, उसकी पत्नी और पुत्री पूरी तरह से जख्मी हो गए। तो यह विस्फोट की खबर पूरी आग की तरह पूरी शहर में फैल चुकी थी। तो पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल भागने लगे वहाँ और बेनी नामक गांव में पहुँच गए और वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका शिकार फोर्ड नहीं। तो वहाँ जाकर इन्हें पता चला कि जिसे ये मारने के लिए गए थे, तो वो गलती से किसी और के गाड़ी को विस्फोट किए हैं। पुलिस ने उन दोनों को पीछा करके उन्हें पकड़ भी लिया। बोस को बंदी बनाकर मुजफ्फरपुर लाया गया। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पर एकत्रित थे। यानी कि जब खुदीराम बोस को पुलिस पकड़ ली और बंदी बनाकर लाया, मुजफ्फरपुर में लेकर आए, तो वहाँ स्टेशन पर लोग बहुत भारी भीड़ की संख्या में एकत्रित हो गए थे खुदीराम बोस को देखने के लिए। वे इस 18 वर्ष की आज़ादी के दीवाने को देखना चाहते थे। वहीं खुदीराम बोस खुशी खुशी पुलिस के साथ चल रहे थे, यानी कि उसे कोई गम भी नहीं था, बहुत खुशी खुशी पुलिस के साथ चल रहे थे। दूसरी ओर प्रफुल्ल कुमार भी पुलिस के जाल में फंस गए थे। जो उनके मित्र थे वे अलग भाग रहे थे, तो वे भी दूसरी ओर प्रफुल्ल कुमार को भी पुलिस पकड़ लिया, लेकिन उन्हें अपने को पुलिस के हाथ में वह आने नहीं दिया और स्वयं को गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। बोस पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कोर्ट में निडरता पूर्वक बयान दिया गया, गाड़ी पर बम मैंने ही फेंका था। यानी कि उसने बता दिया कि गाड़ी पर जो बम फेंका हुआ था वह मैंने ही फेंका था, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि फोर्ड बच गया। बाद में उन्हें फांसी की सजा देकर जेल भेज दिया गया। जेल में बोस सदा मुस्कुराते रहे थे। सभी को उनके व्यक्तित्व पर आश्चर्य होता था। वे मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, लेकिन उनके हृदय में इस बात का जरा भी भय नहीं था। 12 अगस्त सन 1908 के दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मृत्यु के बाद गंडक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। हजारों भारतवासी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनके शरीर की राख अपने घर ले गए। इस राख को ताबीज़ों में भरकर बच्चों के गले में पहनाया गया, जिससे वे भी खुदीराम बोस की तरह वीर तथा साहसी बने। तो इस प्रकार हम पहले भी पढ़ चुके थे खुदीराम बोस के बारे, और हम अभी भी जानते हैं।
और इनका नाम इतिहास के पन्नों पर तब तक रहेगा जब तक यह दुनिया टिका रहेगा। कभी इनका नाम इतिहास के पन्नों से नहीं हटेगा, क्योंकि ये 18 वर्ष की उम्र में, कम ही उम्र में हमारे देश के लिए बलिदान हो गए। अपने हमारे देश के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। तो इनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। सबके जुबान, सभी भारतवासी के जुबान पर इनका नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बचपन से ही ठान लिए थे कि कुछ करना है तो अपने देश के लिए ही करना है। इसलिए इन्हें पढ़ने में बचपन से ही मन नहीं था और अपने देश के लिए ही कुछ करना चाह रहे थे, अपने देश के हित के लिए ही करना चाह रहे थे। लेकिन ये बचपन में ही अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर गए, देश के लिए बलिदान हो गए। तो यह पाठ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अच्छी तरह से खुदीराम बोस के बारे में आप समझ गए हैं। तो अच्छी तरह से और एक बार रीडिंग कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तो और अच्छी तरह से खुदीराम बोस के बारे में यह चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी।